वो सूर्यनगर नाम का गांव है। उस गांव में सतीश नाम का व्यक्ति साइकिल पर चप्पल भाई चप्पल, हवाई चप्पल, रबर चप्पल, स्कूल शू, स्पोर्ट्स शू, आओ भाई आओ, यूं चिल्लाते हुए चप्पल बेचा करता था। एक दिन सतीश की पत्नी रेनू, ओ जी कब तक यूं साइकिल पर चप्पल बेचा करोगे? व्यापार में आगे बढ़ना है ना, कुछ अलग और नया सोचो ना। कुछ अलग और नया करने के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ती है, तभी कुछ कर सकते हैं। अब उतने पैसे मेरे पास कहाँ हैं? कुछ तो सोचिए जी। सतीश उस रात ध्यान से सोचते हुए, वैसे सबको कैसे पता चलेगा कि मैं चप्पल बेचता हूँ? हमारे गांव में अगर मंदिर, चर्च, मस्जिद कुछ भी बने तो सबको खबर हो जाती है। तो अब इन गलियों में कोई चप्पल बेचता है, ये उन्हें कैसे पता चलेगा? यूं सोच रहा था तो तुरंत, हाँ, मैं अपने घर को शू हाउस में बदल देता हूँ, तब सबको पता चल जाएगा कि मैं चप्पल बेचता हूँ। कहते हुए अपनी पत्नी की मदद से अपने घर को शू हाउस में बदल दिया। अगले दिन कई लोग आकर, अरे घर तो बहुत अच्छा है सतीश। जी, मैं यहाँ शूज और चप्पल बेचता हूँ। सबके दिमाग में बैठ जाए ये सोचकर वो ऐसा करता था। इस तरह जो भी आए घर अच्छा है कहते थे, लेकिन कोई चप्पल नहीं खरीदता। सतीश अपनी पत्नी रेनू से, अरे इतनी मेहनत करके घर को शू हाउस में बनाया तो कोई चप्पल नहीं खरीद रहे। सब आकर घर की तारीफ कर देते हैं, लेकिन शूज कोई नहीं खरीद रहे। आपसे किसने कहा कि घर को शू हाउस में बदल दोगे तो लोग चप्पल खरीदेंगे? पहले मैं जैसे कह रही हूँ वैसे कीजिए। सारी औरतें और बच्चों को चप्पल मुफ्त में दीजिए। पागल हो गए हो क्या? मुफ्त में दूंगा तो व्यापार नष्ट हो जाएगा। अरे मेरे भोले पति, पहले पूरी बात तो सुन लो। औरतों और बच्चों को एक बार चप्पल मुफ्त में दोगे तो उन्हें तुम्हारी चप्पलों की आदत हो जाएगी, फिर वो बार बार चप्पल खरीदने तुम्हारे पास ही आएंगे। सतीश को वो आइडिया पसंद आया और अगले दिन बच्चे और औरतों को चप्पल मुफ्त में दिया। एक बच्चा, हाय मुझे रेड कलर की चप्पल मिले, मेरा फेवरेट कलर। रे मेरा चप्पल देखा, पिंक कलर, याहू! हाई हील्स इस्तेमाल करने का कब से सोच रही थी, मेरी ख्वाहिशें अब पूरी हो रही है। यूं कई लोग खुशी से चप्पल लेने लगे। कुछ दिन बाद एक घर पर, डैडी मेरा रेड कलर चप्पल खेलते खेलते टूट गया डैडी, मुझे नया खरीद कर दो ना डैडी। ठीक है, रोना बंद करो। कहते हुए सतीश की दुकान पर गए। फिर पिता सतीश से, हाँ तो भाई, मेरे बेटे का लाल रंग का पागलपन अभी तक दूर नहीं हुआ है। कब से लाल रंग वाली चप्पल की जिद कर रहा है, एक जोड़ी चप्पल देना भाई। तब सतीश चप्पल देते हुए, 200 रुपए हुए भाई। क्या 200 रुपए फ्री नहीं है? क्या जी आप भी मुफ्त में देते रहे तो व्यापार कैसे चलेगा? ठीक है, कहकर उसे 200 रुपए दिया। फिर एक औरत आकर, सतीश जी आपके दिए हुए हाई हील्स जब से पहन रही हूँ, लोग मुझे गिड्डी बॉनी बुलाना बंद कर चुके हैं। और तो और एक बढ़िया सा शादी का रिश्ता भी आया है, लेकिन कल मंदिर में किसी ने मेरे चप्पल चुरा लिए, एक और हाई हील्स का जोड़ा तो दीजिए ना। तब सतीश उसे चप्पल देते हुए, 500 रुपए। वो 500 रुपए देकर चप्पल खरीदी। इस तरह गांव वालों को वो शूज, चप्पल, स्कूल शूज को वहीं से खरीदने की आदत डलवाया। गांव में किसी को भी चप्पल खरीदना होता तो शू हाउस में आकर ही खरीदता। कोई नया चप्पल की दुकान खोलता, लोगों को सतीश के दुकान की चप्पलों की आदत होने के कारण कोई दूसरी जगह से खरीदता ही नहीं, और कंपटीशन के लॉस को बर्दाश्त नहीं करने के कारण चले जाते थे। इस तरह सतीश अपने पत्नी के दिए आइडिया से चप्पल की दुकान को खूब अच्छे से और खुशी से संभाला। मिनी जीप। राजेंद्र नगर गांव में एक साहूकार रहता था। उसका नाम था लालचंद। उसके बेटे का नाम था मानिकचंद। मानिकचंद दिन भर खा खा कर मोटा हो गया था। एक दिन लालचंद, अरे बेटा, तुम यूं ही रोज रोज मोटे होते जाओगे तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? अब से तुम्हें पिज्जा और बर्गर नहीं मिलेगा। बाइक और कार चलाना भी बंद कर दो। तुम्हें पैदल ही जाना होगा। यही तुम्हारे लिए सही व्यायाम है। यूं उसे पसंद ना होते हुए भी पिताजी के दिए हुए कच्चे सब्जी और फल खाने लगा। कॉलेज भी पैदल जाने लगा। एक दिन मानिकचंद, धत, अरे ये जीना भी कोई जीना है? पिताजी की यही बात ठीक नहीं है। पैदल चल चल कर मेरे पांव फूल गए हैं।
कोई उपाय सोचकर इस झंझट से जल्दी निकलना होगा। तभी उसने एक लड़के को एक टॉय जीप पर जाते हुए देखा। वो उस जीप का पीछा करने लगा। उस लड़के को एक घर के बाहर जीप को रोककर घर के अंदर जाते हुए देखा। अरे ये तो रमेश का घर है, ये उसका बेटा होगा। रमेश ने पिताजी से पैसे उधार लिया है, उस बहाने इस जीप को हथियाना होगा। तब मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आराम से मैं उस पर हर रोज कॉलेज आ जा सकूंगा। बाद में उस घर के पास आया और रमेश, अरे रमेश कहकर जोर से चिल्लाया। रमेश अपने बेटे टिंकू के साथ बाहर आया। अरे माणिकचंद जी कैसे हैं? आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए पूछते हो? अरे हमसे उधार लिया है ना, चुपचाप उधार चुका दो। ये क्या, उधार लिए 4 महीने तो हुए, वैसे हर महीने ब्याज भी तो भर रहा हूँ। आपके पिताजी से कहा था ना कि 6 महीने बाद ही सारा पैसा चुका दूंगा। वो सब मुझे कुछ नहीं पता, पिताजी ने सारा पैसा लाने को कहा है, चुपचाप पैसे ला दो। उतने पैसे मैं अभी नहीं चुका सकता बेटा, मेरे पास नहीं है। तो एक काम करो, वो जीप मुझे दे दो, मैं तुम्हारे उधार चुकाने तक चुप रहूंगा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा जीप है, मैं नहीं दूंगा, मुझे ये चाहिए, मैं नहीं दूंगा, कहकर हट करने लगा। ना बेटे तुम चुप हो जाओ, चुपचाप उसे जीप दे दो वरना मार खाओगे। बेटा तुम वो जीप ले जाओ। इस तरह मानिकचंद वो जीप लेकर वहां से चला गया। ये देखकर टिंकू को बहुत गुस्सा आया। यूं मानिकचंद बड़े मजे से उस जीप पर घूमने लगा। ये देखकर लोग भी खिल्ली उड़ाने लगे। उसे यूं हर रोज जीप पर कॉलेज जाते हुए देखकर टिंकू को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने ठान लिया कि इसे सबक सिखाकर ही रहेगा। हर रोज जीप में दिन भर मानिकचंद घूमता रहता था, पर घर लौटने पर पिताजी के नजर बचाकर उस जीप को घर के पास छिपा देता था। एक दिन टिंकू चुपके से आया और जीप में रखे रिमोट को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन कॉलेज जाने के लिए मानिकचंद जीप में चढ़कर बैठा। यूं जीप आगे जाने लगा तो टिंकू ने अपने हाथ में पकड़े रिमोट से उस जीप की रफ्तार बढ़ा दिया। बस जीप बहुत तेज जाने लगा। ये देख मानिकचंद, अरे बाप रे ये क्या, अरे अपने आप कैसे तेज जा रहा है, अरे बाप रे ये क्या, अरे ये तेज जा रहा है, हाय। फिर टिंकू ने रिमोट को फिर से दबाया तो जीप लट्टू की तरह घूमने लगा। तब मानिकचंद, हे भगवान ये सब क्या हो रहा है, ये जीप ऐसे क्यों घूम रहा है, अरे मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ये देख लोग हंस हंस कर लोटपोट होने लगे। इस बार टिंकू ने रिमोट दबाया तो मिनी जीप सीधा जाकर कीचड़ में गिरा। बाद में मानिकचंद जीप लेकर रमेश के घर आया और भैया आपको और आपके इस जीप को मेरा प्रणाम, इसे आप ही रखो, ये बिगड़ गई है और अपनी मर्जी मुताबिक चलती है, मुझे नहीं चाहिए। आपका उधार की बात आप पिताजी से ही तय कर लीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, कहकर वहां से चला गया। जीप टिंकू के पास लौटा तो वो खुश होकर उसमें मजे से घूमने लगा। मैजिकल बाइक। लुंगली नाम के गांव में सरदार नाम का युवक रहता था। उसके पिता का नाम पटेल। एक दिन पिता से सरदार, पापा पिछले 3 साल से आप मुझे बाइक खरीद के दूंगा कह रहे हैं, पर कम से कम साइकिल भी खरीद के नहीं दिए। पैदल कॉलेज जाना कितनी तकलीफ हो रही है मालूम है आपको? मेरी हालत में किसको बोलूं बेटा, जो भी कमाता हूं वो कर्जा चुकाने में ही जा रहा है। जब भी कुछ बोलता हूं तो कर्जा कर्जा बोलते ही रहते हो। वैसे उतना कर्जा उठाया क्यों? क्या किया तुम पैसों का? टीवी रिपोर्टर के जैसे एक साथ इतने सारे सवाल करेगा तो कैसे होगा बेटा? वो कर्जा सब तुम्हारे परदादा सीताराम पटेल ने किया था। वो अपने वारिस को जायदाद के बदले कर्जे दिए। ये लो बातों बातों में कर्जे वाले आ गए। तब कुछ कर्जे वाले आए तो उन्हें कुछ पैसा दिया पटेल। सच में
आप कितने महान हैं। आपके पिता के पास से मेरे पिता कर्जा वसूल करते थे, अब मैं आपके पास कर्जा वसूल कर रहा हूँ। कल मेरा बेटा आपके बेटे के पास वसूल करेगा। हमारा ये कर्ज का रिश्ता पुरखों दर पुरख चलता रहेगा, ये मैं आस करता हूँ जी, कहकर चला गया। उन बातों को सुन के सरदार अपना सर पकड़ लिया। एक दिन वो अपना दोस्त ब्रह्मा जी से अपनी हालात के बारे में जिक्र किया। मेरे परदादा को इंसान कहूँ या पाखंडी समझ नहीं आ रहा है। वर्ल्ड बैंक के पास हमारा देश ने जो कर्जा उठाया वो कर्जा भी माफ हो जाएगा, पर हमारा कर्जा मगर जिंदगी में माफ नहीं होगा। सब मेरी फूटी किस्मत है दोस्त, तू चिंता मत कर दोस्त। आखिर तुम्हारा परदादा क्यों इतना कर्ज उठाया, पहले हम उसकी जानकारी लेते हैं, चल। पर वो कैसे मुमकिन है दोस्त, वो मर के कई साल हो गए हैं। कहते हैं ना, ख्वाहिश अगर सच्चा हो तो सब मुमकिन है। साइंटिस्ट सतीश चंद्र के पास चलते हैं, चल। वैसे दोनों मिलके साइंटिस्ट सतीश चंद्र के पास आए। सरदार उसकी परिस्थिति के बारे में साइंटिस्ट के साथ जिक्र किया। डोंट वरी माय डियर यंग मैन, ये ले, इस मैजिकल बाइक की मदद से तू अपने परदादा के जमाने में जाके सब कुछ देख सकता है। इसे टाइम ट्रैवल कहते हैं। जाओ, ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। वैसे दोनों बाइक में चढ़ते ही वो बाइक हवा में उड़ने लगी। वो कुछ दूर वैसे जाने के बाद एक उजाले भरे जाल के अंदर जाके गायब हो गई। बाद में वो एक बड़े घर के पास आके रुकी। वहां पे सीताराम पटेल था। उनके सामने एक लड़का और एक लड़की नाचते हुए उन्हें दिखाई दिया। उनका नृत्य होने के बाद सीताराम पटेल, शाबाश, आप लोगों का नृत्य अद्भुत है। आप जैसे कलाकारों को प्रोत्साहित करना ही मेरी जिम्मेदारी है। आप दोनों को 100 एकड़ जमीन लिख के दे रहा हूँ, ले लो। तो वो सुन के वो दोनों खुशी खुशी नमस्कार किए। देखा ना भाई, 4 स्टेप्स वो दोनों डाले की नहीं, मेरा नालायक दादा ने 200 एकड़ जमीन ऐसे ही गवा दिया। वही अगर फुल डांस किए तो और कितना दे देता, किसे पता। तो उसके बाद सीताराम पटेल के पास एक और आदमी आया। साहब, बिना पैसों के बहुत तकलीफ उठा रहा हूँ, मुझे 100 रुपए है तो देना साहब। 100 रुपए में तुम्हारी तकलीफें दूर नहीं होंगी, 1 लाख रुपए दूंगा, लेकर जा। असिस्टेंट, इन्हें 1 लाख रुपए देकर भेज। साहब, हमारे पास उतना कैश नहीं है। तो सीताराम गुस्से में, और एक बार मुझे पैसे नहीं है का शब्द सुनाई दिया तो खबरदार, मेरे सारे संपत्ति को गिरवी रख के कर्जा उठा। उसकी जिम्मेदारी के लिए मैं ही नहीं, मेरे वारिस भी रहेंगे। वो बातें सुन के सरदार, अरे नालायक, दस्तखत करना ही गुनाह है और साथ साथ अपने वारिस को भी बलि चढ़ा रहा है, कमीना, इसे बराबर मजा चखाना होगा। तुरंत सरदार वहां पे जाके, रुकिए असिस्टेंट साहब, कृपया कर्जा मत उठाइए, अभी तक आपने किए दान धर्म काफी है, अब आप बस कीजिए। मैं कौन हूँ, यही आपके मन में सवाल उठ रहा है ना सीताराम पटेल जी। मैं आपका परपोता हूँ, आपके कृपा से हम लोग लगभग भिखारियों के जैसे जी रहे हैं, कह के बीती सारी बातें परदादा को बताया। दादाजी, दान करना गलत नहीं है, अपात्र दान गलत बात है, लेकिन अपने हैसियत से बढ़कर दान देना गलत बात है। पहले अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के बाद हमें दान करना चाहिए। आपने किए कर्जा हम अपने पुरखों तक भरपाई कर रहे हैं, ये आपको कहां तक न्याय लग रहा है, आप ही बताइए। वो बातें सुनकर सीताराम, मुझे माफ कर दो परपोते, मैं तुम लोगों के बारे में बिना सोचे ये सारी गलतियां कर बैठा। इसके बाद मैं कभी कर्जा नहीं उठाऊंगा, दान धर्म भी मेरे हैसियत के हिसाब से करूंगा। थैंक यू ग्रेट ग्रैंडपा, ओके, सी यू लेटर, बाय बाय। वैसे वो दोनों वापस हवा में उड़ने लगे। वैसे वो कुछ दूर जाने के बाद चमकते हुए जाल में जाकर गायब हो गए। बाद में वो सरदार के घर के पास उतरे। घटी सारी बातें जब सरदार अपने माता पिता से कहा तो वो बहुत खुश हुए। वैसे उनके घर पे तब से कर्जे वाले आना भी बंद हो गए।